वेलकम बैक नाजरीन। आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत के हवाले से एक्सपेक्टेशन यही है नून लीग को भी कि वो इस सारी सूरत हाल को, जो कि इससे पहले आरिफ अलवी साहब के टेन्योर में काफ़ी डेडलॉक का शिकार रही, उसको ख़त्म करेंगे। और साथ साथ ये कि सवाल जो बार बार किया जाता है वो यही है कि काबीना को अवॉइड तो किया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन क्या ये फ़ैसला बरकरार रहेगा या आगे चल के हमें पीपल्स पार्टी के चेहरे भी काबीना में दिखाई देंगे, जो कि फ़िल वक्त नहीं दिखाई दे रहे। इस पर गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, अब जरदारी साहब को हमेशा से परसीव किया जाता है कि वो एक बाइंडिंग फोर्स है पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए पाकिस्तान की, लेकिन चैलेंज जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है अभी वो इसीलिए कि इतवार को भी एहतजाज किया, गिरफ्तारियाँ हुई, फिर वो इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं पंजाब हुकूमत के ऊपर। आपको लगता है कि जरदारी साहब के लिए भी एक बड़ा टास्क यही है कि किस तरह से केपी गवर्नमेंट को या फिर इन सारे हॉस्टाइल फैक्टर्स को साथ लेके चलना है ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे? शुक्रिया। देखिए, जरदारी साहब एक पॉलिटिकल विजन रखने वाली शख्सियत है और उन्होंने प्रूव किया माजी में। और बुनियादी बात मैं अर्ज करना चाहूँ कि पॉलिटिक्स में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है पेशेंस, दूसरा होती है टॉलरेंस। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों क्वालिटीज़ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब में मौजूद है। और फिर ये भी उनमें क्वालिटी है कि वो साथ लेकर चलते हैं लोगों को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को। और आप ये देख लें कि जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन था उसमें भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार था और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का किरदार था। आप ये देखें कि जब एक जमात ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए गवर्नमेंट को डिसलॉज करने की कोशिश की तो जरदारी साहब ने रेजिस्ट किया। और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आइन की मौजूदगी में जो आइन के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट आपको पसंद नहीं और आपके पास वो कैपेसिटी है, वो स्ट्रेंथ है, तो जो आइन में दिया गया तरीका है वो अख्तियार करें। और फिर आप देखें कि अभी जो पॉलिटिकल विजन जरदारी साहब की थी या चेयरमैन बिलावल की थी, जो रिजल्ट्स आए नेशनल असेंबली के, अगर हटदर्मी होती, स्टबर्न एटीट्यूड होता, एरोगेंस की जाती, तो शायद ये पार्लियामान आगे न चल सकती। तो ये बड़ा सेन और वाइज डिसीजन था कि इस मुल्क में इस जमहूरी निज़ाम को, पार्लियामानी निज़ाम को आगे लेके चलना है। और उसके लिए आपको एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। और ये एडजस्टमेंट का नतीजा है कि प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुआ, वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से सामने आए। आज कैबिनेट हलफ ले चुकी है। आसिफ अली जरदारी साहब 9 तारीख को वो सदर मुंतखब हुए और 10 को उन्होंने गुत ले ली। तो हम समझते हैं कि आइन की मौजूदगी में, आइन के अंदर रहते हुए ही इस मुल्क के निज़ाम को चलाना पड़ेगा। अगर आप एरोगेंस करेंगे, एजिटेशन बिल्कुल अपोजिशन का काम है, वो अपोजिशन में है, वो बिल्कुल आप करें, लेकिन वो जो पैरामीटर्स डिफाइंड है अंडर द लॉ, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें रह के वह एहतजाज करें। बहरहाल मुल्क की बेहतरी की बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अल्टीमेटली हमने सर्व करना इस मुल्क को है और वो रिलीफ देनी है आवाम को जिसकी वो तवक्कुआत रखते हैं हमसे। तो इसलिए हम तो आज भी समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो सब्सिक्वेंटली मर्जर हुआ, उसको भी अपनी आईनी और सियासी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो ये जो इतवार के रोज़ गिरफ्तारियां हुई हैं, ये राइट टू असेंबली वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपना, उन्होंने कहा हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा, फिर भी हमारे रहनुमाओं को पकड़ लिया। आपको लगता है कि यह उनकी तरफ से गलती थी या फिर ये इस तरह की गिरफ्तारियां आपको भी डैमेज करती हैं क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत में आप हैं? देखिए जी, बात डैमेज की नहीं है। रियासत की मशीनरी जो है उसने कानून पे अमल दरामद करवाना होता है। रियासती मशीनरी इसीलिए होती है। पॉलिसीज तो बिलाशुबा मुंतखब हुकूमतें करती हैं, लेकिन रियासती मशीनरी के भी कानून के मुताबिक इख्तियारात हैं। अगर किसी रियासती मशीनरी ने कानून के मुताबिक इख्तियारात इस्तेमाल किए तो उसमें ना आपको इतराज़ होना चाहिए ना मुझे होना चाहिए। अगर हाँ इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में वह इस्टेब्लिश हो सकता है।
अच्छा, और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक फ़ैक्टर मुख्तलिफ ये है कि प्रीवियसली वो आपके साथ थे इस अलाइंस के, इस बार वो नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने मशवरा दिया कि आप अपोजिशन में बैठ जाइए क्योंकि मेरी तहरीक का आप निशाना बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है आने वाले दौर में कि अगर वो एहतजाज करते हैं, वो बहुत बड़े नंबर में लोगों को मोबिलाइज़ करना भी जानते हैं, इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। देखिए जी, हुकूमत जो भी है और आज भी जो हुकूमत में बैठे हैं, ये कोई फूलों की सैज तो होती नहीं है। लोगों की तौक़ुआत हैं, अपोजिशन के अपना एजेंडा है, अपोजिशन का अपना मौक़िफ़ है। उन्होंने हमारे साथ रहे और एक मरतबा नहीं कई मरतबा वो हमारे साथ रहे, कई दफ़ा अपोजिशन में हुए। तो ये तो जमहूरियत में यही तो है कि इख्तलाफात राय रखना भी एक जमहूरी अमल है। तो इससे तो हम परेशान नहीं है, ना जो मौजूदा क़यादत है वो परेशान है। आप से मेरा सवाल है कि सलूशन बताया जाए कि इन गिवन सर्कमस्टांसेस मुल्क को चलाने के लिए क्या सलूशन क्या है। नहीं, सलूशन तो स्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी है। सलूशन नहीं, तोड़ फोड़ या एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो सलूशन है कि या वो टॉलरेंस और पेशेंस और डायलॉग ये सलूशन है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ डायलॉग सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। जी नैयर साहब, एक इशू ये रहा है पिछले अगर 10-12 साल की पॉलिटिक्स देखें तो कुछ सियासी तहरीकें या कुछ सियासी फोर्सेस ये इंश्योर करती हैं कि अगर उनके पास इक़्तिदार नहीं है ना तो दूसरे के इक़्तिदार को डीलेजिटिमाइज़ कर दो। मौलाना साहब ने भी अभी ये बात की है कि सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली को पैसे दे के ख़रीदा गया है। अब ये डीलेजिटिमाइजेशन का मसला ये होता है कि फिर आपके इक़्तिदार में आने को ही चैलेंज करना शुरू कर देते हैं ना, वो तो फिर अपोजिशन तो ना हुई, ये तो दुश्मनी की तरफ चली जाती है चीज़। देखिए जी, बात यह है कि मैंने आगाज में कह दिया कि हमारा जो आइन है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आइन किस लिए बनाया जाता है, ज़ाब्ते किस लिए बनाए जाते हैं? वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बनाए जाते हैं कि अपोजिशन के लिए नहीं है वो ज़ाब्ते। तो उन ज़ाब्तों में रह के जो किरदार अदा कर सकते हैं करें, लेकिन ये कहाँ की दानिशमंदी है कि मुल्क में स्टेबिलिटी ना आने दी जाए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ह्यू एंड क्राई पब्लिक एट लार्ज में होगा। तो इसलिए ये समझते हैं कि सिर्फ आप इक़्तिदार में तो आप सर्विस कर रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को सर्व करना है दोनों पोजीशन में। अपोजिशन में है तो उसका वो आप अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, गवर्नमेंट में है तो वो गवर्नमेंट का किरदार अदा करेंगे, लेकिन एजिटेशन के जरिए गवर्नमेंट्स को डिसलॉज करना, डिसफंक्शनल करना, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। ठीक है, और काबीना जो बनी है अभी उस पर भी एक कंसर्न ये है कि जो अनइलेक्टेड मेंबर्स हैं, जैसे ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला, इसके अलावा जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है, तो मोहसिन नकवी साहब अगर ये कलमदान संभालते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे, नून लीग की तरफ से होंगे? ये कैबिनेट तो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट है। पीपल्स पार्टी का तो मौका बड़ा वाज़ेह था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और मैं समझता हूँ कि अभी आज ओथ लिया है उन्होंने। लेट्स सी, मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप तो कबल अज़ वक्त सवाल उठाना तो कबल अज़ वक्त है, उनको परफॉर्म कर रहे थे फिर उस पर बात हो सकेगी। परफॉर्मेंस पर तो कोई सवाल नहीं है, अभी तो परफॉर्म किया ही नहीं उन्होंने एज अ वज़ीर दाखिला। सवाल ये था कि क्या ये इम्कान है, चूंकि कहा जाता है कि कुर्बत उनकी बहुत है जरदारी साहब के साथ, तो क्या ये इम्कान है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर बन जाएं या कोई ओहदा ले लें? इसमें इल्ज़ाम का कॉन्टेंट तो कोई नहीं है। देखिए, आप स्पेकुलेट ना करें, आप देखिए आइन में ये प्रोविजन मौजूद है कि वो किसी को मेंबर ऑफ कैबिनेट बना सकते हैं, वो 6 महीने तक रह सकता है, और विदिन दो 6 मंथ्स उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है। अदरवाइज वो अपनी वो कैबिनेट की स्लॉट्स जो है वो लूज कर जाएंगे। तो चले, उनके पास अभी 6 महीने का वक्त तो है, और वो मैंने जैसे अर्ज किया कि कैबिनेट मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है, फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम तो गवर्नमेंट में शरीक नहीं हो रहे, तो हम जब गवर्नमेंट में शरीक नहीं हो रहे, हम कैबिनेट में नहीं बैठ रहे, तो फिर वो हमारे खाते में किधर से होंगे? ये बताइए कि निजकारी के हवाले से पीपल्स पार्टी कुछ और सोचती है, नून लीग कुछ और सोचती है, तो ये पार्टनरशिप में एक बड़ा डिस्कॉर्ड नहीं होगा कि जो इकोनॉमिक विजन है वो बहुत डिफरेंट है दोनों पार्टीज का? देखिए, अभी वो वक्त आएगा, ये पार्लियामान किस लिए है? इन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए ना। लेट इट कम टू द पार्लियामेंट, फिर डिसाइड किया जाएगा। अच्छा,
मतलब ये अभी हम जो देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, विच इज़ द फोरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, तो इसके ऊपर इससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ऑब्वियसली हुई होगी ना कि आगे बढ़ के अगर हमें चैलेंज किया जाता है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तो हमारा रिस्पांस क्या होगा, या वो भी सोचना है? देखिए, वो ऑब्वियसली वो आज भी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, चौधरी शुजात साहब भी मिले हैं। तो हम जब ये अलायंस में बैठे हैं सही। तो जो इश्यूज हैं, ऑब्वियसली इश्यूज अपने लेवल पे जरूर डिस्कस होंगे और जो अप्रोप्रिएट डिसीजन रिक्वायर्ड होगा वो हम करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी इसको स्पेकुलेट न किया जाए और सही। आप ये कदगन भी ना लगाएं किसी पे कि वो क्या सोच रहे हैं। सोच जो भी होगी मुल्क के मफाद में होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी साहब मौजूद थे। उनका कहना यह था कि अब काबीना को हमने अवॉइड अगर किया है तो इसका मतलब ये है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि अब जो भी फैसला पीपल्स पार्टी की तरफ से किया जाएगा और अपोजिशन अगर उसको प्रेशराइज भी करती है, बेशक सुन्नी तहरीक की बात हो या JUI फे की हो, वो उनका हक है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरा कार में रहते हुए करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि ये एक हेल्दी चीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।